उत्तराखंड में आत्मविश्वास से लेवरेज दिख रही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने किया दावा, कहा सीएम धामी के नेतृत्व में दोबारा बनेगी सरकार। लोकतंत्र बचाओ रैली का सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राज्य सीमा पर यूपी पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए कांग्रेस नेता। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर कवायद तेज, गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों को मिलेगा लाभ। बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई कमेटी। और नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया अभियान, आम जनता को दी गई दुष्प्रभावों की जानकारी। नशा उन्मूलन के लिए ग्रामीणों को बांटे गए पैम्पलेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। तो फिलहाल रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का एक बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी आत्मविश्वास से फिलहाल लबालब नजर आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी 60 से अधिक सीटों पर कब्जा कर इतिहास बनाएगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने कहा कि इस बार युवाओं को और सीट जीतने में सक्षम महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मैं आपको बता के चलता हूँ कि जितना युवाओं को, अगर अभी आप 57 सीटों में रेशो देखेंगे, लगभग हमारे 22 विधायक युवा जीत के आए हुए हैं और आने वाले 2022 में भी युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा। और पार्टी महिलाओं को जहाँ पर हमारी जो भी सक्षम महिलाएं होंगी वहाँ पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा। और लोगों की टिकट कटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उनको टिकट दिया जाएगा और जहाँ पार्टी को लगेगा कि नहीं बदलना चाहिए तो निश्चित रूप से टिकट का बदलाव होगा। रिकॉर्ड आपके पास आया हुआ, कितने लोग के टिकट कटने जा रहे हैं? मतलब ये मैं नहीं कह सकता, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है कि कितने का काटेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 में पुनः धामी जी के नेतृत्व में और मदन कौशिक जी के नेतृत्व में 60 से सीटें अधिक जीत के हम लोग लेके आए दोबारा, और ये मिथक तोड़ देंगे कि एक बार बीजेपी कांग्रेस। तो लखीमपुर घेरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी कांग्रेस ने मांग की है। अन्य मांगों को लेकर बाजपुर से शुरू हुई लोकतंत्र बचाओ रैली का किच्छा में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। किच्छा में कार्यक्रम के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गुदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता लखीमपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को रोक दिया। पुलिस द्वारा कांग्रेसियों को रोके जाने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और योगी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। इस दौरान मौके पर कांग्रेसियों और यूपी पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली तथा धक्का मुक्की भी हुई। काफी प्रयासों के बाद से पुलिस फोर्स ने कांग्रेसियों को उत्तर प्रदेश में दाखिल नहीं होने दिया। काफी देर हंगामा चलने के बाद यूपी पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा छोड़े जाने के बाद सभी कांग्रेसी उत्तराखंड वापस लौट आए। लखीमपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है। उसका हमने विरोध पहले भी किया है। आज बाजपुर से कूच माननीय हरीश रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सारे नेताओं ने किया है। हम लखीमपुर में वहाँ आसपास जो भी जिनको चोट लगी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सब का हाल जानने के लिए जा रहे हैं। हम उनके दुख में उनका भागीदार बनने के लिए जा रहे हैं। ये आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का दौरा है और इसको जनता को जगाने का काम किया और वहाँ की सरकार को हिलाने का काम किया है। जिन्होंने इतनी बुरी तरह हत्याएं की हैं, उन पे एक विरोध करने के लिए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस शहर का दौरा लेते हुए पूरे यहाँ के सारे कांग्रेसी वहाँ लखीमपुर खीरी के लिए दौरा कर रहे हैं। इस तरीके से यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जिस तरीके से बर्बरतापूर्व उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है, उस हत्या के हत्यारों को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर जुर्म साबित कराने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि अभी तक वहां पर जो हत्या के जो हत्यारे हैं वो अभी तक फ्री घूम रहे हैं, उनको सजा दिलवाने के लिए आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में एक लोकतंत्र बचाओ हम यात्रा हमने जारी की है, जो बाजपुर से लेकर किच्छा और रुद्रपुर किच्छा होते हुए लखीमपुर खीरी तक जाएगी। और इस सोई हुई तानाशाही सरकार को जगाने का काम करेंगे और उनसे हम मांग करेंगे कि जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जो गृह राज्य मंत्री है अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो इस पद पर। तो वहीं भीमताल के निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा के बीजेपी का दामन थामने के बाद से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि राम सिंह केड़ा का पहले से ही बीजेपी में जाना तय था। पूर्व में दल बदल कानून के चलते केड़ा बीजेपी में ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि कानून के तहत उनका विधानसभा से पद चले जाने की आशंका थी, जिसके चलते उन्होंने उस समय बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। उनका कहना है कि राम सिंह केड़ा के बीजेपी में चले जाने से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस भीमताल से एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है। साथ ही पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। यहाँ पर जो राम सिंह केड़ा थे भीमताल विधायक निर्दलीय जीत थे, वो भी भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से राजनीति? देखिए, राम सिंह केड़ा जी जब निर्दलीय विधायक बन के गए, उसी समय उन्होंने विधानसभा में हाउस में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का निर्णय कर लिया था, अनाउंसमेंट भी किया हाउस के अंदर। तो हम तो उसी दिन समझ गए थे कि भाजपा के साथ हैं, भाजपा में जाएंगे। ऐसा कोई नई बात नहीं हुई है। और वो पूर्व में जीतने के तुरंत बाद उन्होंने हाउस जब हमारा चला तो उसमें घोषणा कर दी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा करके। तो उस समय विधिवत भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा इसलिए नहीं कर सकते थे कि जो दल बदल कानून है उसके तहत अगर वो घोषणा कर देते, चले जाते, तो उनकी सदस्यता जा सकती थी। तो इस डर से वो उस समय नहीं गए। अब चुनाव आ रहे हैं तो अब वो भाजपा की हैं तो भाजपा में चले गए। वही बात करें किस तरीके से यहाँ पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं समझता हूँ राम सिंह केड़ा के भाजपा में जाने से कांग्रेस को वहाँ बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी जी। और जो हमारा कैंडिडेट होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की ढिलाई। सीजेआई ने पूछ लिए चुभते सवाल। लखीमपुर कांड पर जारी है बवाल। क्या लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है सरकार? देखिए रात 8 बजे राष्ट्र धर्म। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्विस में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की ढिलाई। सीजेआई ने पूछ लिए चुभते सवाल। लखीमपुर कांड पर जारी है बवाल। क्या लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है सरकार? देखिए रात 8 बजे राष्ट्र धर्म। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से झाझरा में स्मार्ट डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जिसका शुभारंभ विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूसरे आंगनवाड़ी केंद्रों को भी डिजिटल किया जाएगा। स्मार्ट डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। आपको बता दें कि ऑफिस में बैठे बैठे अधिकारी आंगनवाड़ी पर नजर रख सकेंगे। रेखा आर्या ने कहा कि डिजिटल आंगनवाड़ी के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको आंगनवाड़ी वर्कर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा प्रयोग है जो सफल होने जा रहा है। वहीं विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की पहली डिजिटल आंगनवाड़ी बनने जा रही है। हालांकि इसके बाद विकास नगर के केदारवाला आंगनवाड़ी केंद्र को भी डिजिटल किया जाएगा। मिलती है वो अब डिजिटल फॉर्म में उनको जब ये शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से आज के युग से, आज के समय से वो सीधे जुड़ते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसको कर सकने में सक्षम है और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आराम से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है उनको सिखा सकती है। अभी हम देख भी रहे थे, हमारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ में उसे सीख रहे हैं। तो मैं उस संस्था के मेनन जी को बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने CSR फंड का इस्तेमाल करते हुए हमारे 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है वो डिजिटलाइज किया। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से झाझरा ग्राम पंचायत में देहरादून के ये डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया जा रहा है। और इसमें ये फुली डिजिटलाइज है और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को प्री स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में जो है उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर इसका उद्देश्य इतना ही है कि बच्चों को डिजिटल माध्यम से जो है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना के विरुद्ध में हिंदू सिख शिक्षक की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार है ना कि किसी कांग्रेस की, जो ये कहती थी कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खून का एक एक कतरा बहा है उसका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी और आतंकवादियों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और उनका अंतिम समय फिलहाल नजदीक है। ऐसे में वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं और धर्म और जाति के आधार पर उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर रहे हैं, जिसे देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, लखीमपुर की जो घटना है वो दुखदाई तो है, लेकिन ये सब वो लोग बैठे हैं जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने जाति और धर्म देख करके जो मार रहे हैं, ये जो दीपक जब उसकी दिया में घी खत्म हो जाता है ना, जो वो तेज जलता है बहुत आखिरी में, तो इनका आखिरी समय चल रहा है आतंकवादियों का। ये बहुत मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत बड़ी हरकत इन्होंने की है। और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनको इस चीज़ का एक एक जो बेचारे शहीद हुए हैं उनका एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। तो वहीं इन दिनों उत्तराखंड में क्रांति दल के अध्यक्ष आपको बता दें काशी सिंह एरी गढ़वाल के दौरे पर हैं। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान थराली पहुंचे, जहां यूकेडी नेता काशी सिंह एरी ने थराली में उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने वहां उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं थराली ब्लॉक परिसर में केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने यूकेडी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा और परिचर्चा भी की। आपको बता दें कि और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने बारी बारी से उत्तराखंड में राज किया, लेकिन आज तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया, जो अब यूकेडी करेगी। साथ ही उत्तराखंड को स्थायी राजधानी भी नहीं मिल सकी है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि यूकेडी इस बार अपने मैनिफेस्टो में सशक्त भू कानून और घर रोजगार का वादा करेगी और चुनाव में
प्रत्याशी उतारेगी और 2022 में बहुमत से सरकार भी बनाएगी। भू कानून, सख्त भू कानून लागू करने की बात है। हमारी राजधानी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने ठगी की है, प्रपंच किया है। स्थायी राजधानी हमारी गैरसैंण अभी घोषित नहीं हुई है। अभी कभी ग्रीष्मकालीन कहते हैं, कभी कुछ दूसरा प्रपंच करते हैं। वो उसका मुद्दा है। हमारे रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा है, पलायन को खत्म करने का मुद्दा है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे मुद्दे चुनाव के दौरान भी रहेंगे और इन्हीं मुद्दों पर हम भाजपा की सरकार से जवाब मांगेंगे, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, जिसका जवाब वो दे नहीं सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, प्रत्येक परिवार को एक नौकरी और भू कानून और हमारी शिक्षा और जो हमारे खनन बेहिसाब से हो रहे हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। गैरसैंण राजधानी पर हमारा फोकस रहेगा और जो हमारे यहाँ से इतनी रेत बजरी वगैरह तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर आपको बता दें कि लगातार पांडा समाज का विरोध झेल रही सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि बोर्ड के एक्ट में लिखी गई यदि किसी धारा को पांडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत धानी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को किसी भी तरह से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सही तरीके से ये पढ़ा नहीं गया है, इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों ने इशारे पर पांडा समाज इसका विरोध कर रहा है। साथ ही इसमें किसी भी हकूक धारा को हक छीनने की जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि विरोध दौरान करने वाली समितियों को उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बुलाया है। जल्द ही वो आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे। इस मौके पर समिति के कार्यालय में उद्घाटन भी किया गया। हमारे पास तो 3 महीने का समय है। 3 महीने में से 1 महीने कट गया है व्यवस्था में, 2 महीने बचे हैं। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। अब आज तो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी मिल गए। एक आध लोग छूट गए आने वाले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, जो छोटे मंदिर है, जैसे चंद्रवदनी है। अब हम भी आदमी भेजेंगे वहाँ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की ढिलाई। सीजेआई ने पूछ लिए चुभते सवाल। लखीमपुर कांड पर जारी है बवाल। क्या लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है सरकार? देखिए रात 8 बजे राष्ट्रधर्म। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया
कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की ढिलाई। सीजेआई ने पूछ लिए चुभते सवाल। लखीमपुर कांड पर जारी है बवाल। क्या लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है सरकार? देखिए रात 8 बजे राष्ट्र धर्म। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अप्रो उत्तराखंड में। तो कई वर्षों से रुड़की के कृष्णनगर में जल भराव की समस्या बनी हुई है। उसको देखते हुए झबरेड़ा विधायक देशराज कनवाल आज कृष्णनगर में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक देशराज कनवाल ने सड़क पर जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया और इस समस्या को देखते हुए विधायक सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बताया कि जब तक कृष्णनगर के लोगों को पानी की समस्या की निकासी से समाधान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसी बीच यहीं पर बैठा रहूंगा। इसके बाद सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने पानी को प्रत्येक दिन पंप के द्वारा बाहर निकालने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही सीएम घोषणा के तहत वाटर ड्रेनेज प्लांट में 4 से 5 दिन के अंदर पूरा करने का बात कही गई है। आज मेरे पास शिकायत आई थी कि कृष्णा नगर में पानी भरा हुआ है गली नंबर 20 में। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं और काफ़ी बुरा हाल यहाँ पर है। मैं मौके पर आया और मौके पर आकर के मैंने देखा कि वास्तव में ये समस्या, इसका तत्काल समाधान होना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम रुड़की में आए थे नगर निगम चुनाव से पहले, तब मैंने मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ने इस नाला निकासी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये था, सिंचाई विभाग में उसका पैसा स्वीकृत होकर अब से 1.5 साल पहले 2 साल पहले लगभग 97 लाख रुपया आया था, लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की पीडब्ल्यूडी विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग में फिर वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी वो भी असमर्थ हुए न जाने किन कारणों से। लेकिन एसएनए मैडम जो बहन जी हैं, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। अब कार्यदायी संस्था के रूप में नगर निगम इस कार्य को कर रहे हैं। पर गली नंबर 20 में स्काईवर्ड पब्लिक स्कूल है। मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। लगभग 2 साल पहले से पानी खड़ा होना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं होता था। उसके पीछे कारण एक था कि वहाँ पर एक सड़क उठी है, अगर आपने देखा हो, स्काईवर्ड के सामने सड़क उठ गई है, उसके कारण ये गहराई में आ गया, इस कारण सड़क में पानी आ गया। दूसरा, बसाकत बढ़ती जा रही है, प्लॉट्स कम पड़ गए हैं, इसलिए पानी अब सड़कों पर आ गया है। ठीक है, आपके द्वारा क्या हाँ, तो सबसे पहला काम यही है कि जो गहराई में पड़ गया हिस्सा, इसको थोड़ा उठाना चाहिए ताकि चलने लायक रहे और पानी जो है प्लॉट में रहे। फिर प्लॉट से पानी निकालने के लिए पंपिंग अरेंजमेंट डेली का कर रहे हैं ताकि डेली पानी कुछ न कुछ निकलता रहे और प्लॉट खाली होते रहे। कितने दिनों में सर ये काम हो जाएगा? नहीं, ये काम तो हमारे कल से शुरू हो रहे हैं, जो 2 मैंने आपको बताया। तीसरा काम है और है जो सीएम घोषणा के तहत इस पूरे एरिया का वाटर ड्रेनेज प्लान बनाना है, वो ड्रेनेज प्लान। तो वहीं पार्किंग की समस्या से जूझ रहे अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और सीओ राजन सिंह रौतेला की मौजूदगी में आज नगर निगम ने मॉल रोड पर निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस, परिवहन, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा प्रधान डाकघर से शिखर तिराहे तक माल रोड का निरीक्षण किया गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि माल रोड से अलग अलग स्थानों पर करीब 8 से 10 जगह पर पार्किंग के लिए जगह को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं मिल पा रही है जहां बड़ी पार्किंग का निर्माण किया जा सके। बताते चले कि अल्मोड़ा नगर में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी आ रही है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम के चलते आज निर्णय लिया गया। साथ ही लोगों और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि निरीक्षण के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग इस प्रक्रिया में सफल नहीं होती दिख रही है।
देखिए अभी तो हम लोग पूरी टीम है इसमें, प्रशासन से है, पुलिस से है और परिवहन विभाग से है, पीडब्ल्यूडी है और ये नगर पालिका भी है। तो सभी लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं, 8-10 जगह तो चिन्हित कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विविध जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों और दूसरे संस्थाओं में जाकर विधिक कार्यकर्ता प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये जो कार्यक्रम 14 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरणों की सेवाएं और उनकी कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सचिव ने कहा कि लोग जागरूक होकर विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 14 नवंबर तक हम पूरे उत्तराखंड में एक विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत जनपद हरिद्वार में भी प्रत्येक गांव में, शहरों में प्राविधिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और प्रशासन के समन्वय के साथ हम विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे जो प्राविधिक कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों के संबंध में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, न्यायालयों में अपनी पैरवी के लिए। ये बात प्राविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा और स्वयं जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके द्वारा माननीय अध्यक्ष, माननीय जिला जज साहब के। तो वहीं शिक्षा विभाग में एक बार फिर से तबादलों को लेकर कवायद तेज हो गई है। सरकार ने भले ही इस वर्षा तबादला सत्र शून्य किया है, लेकिन नियम 27 के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों को तबादलों का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि तबादला सत्र शुरू होने के चलते तबादला भारी संख्या में नहीं किए जा सकते हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि नियम 27 में गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को तबादला किया जाएगा। आपको बता दें कि महानिदेशक शिक्षा ने जानकारी देते हुए बताया और उनकी अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी जो बनाई है, जिसमें तबादलों को लेकर उनकी संस्तुति के बाद ही तबादले हो सकेंगे। बात तो यह है कि स्थानांतरण सत्र इस बार शून्य घोषित किया गया है, लेकिन जो धारा 27 के प्रकरण हैं, जो हमारे उसमें आच्छादित है बीमारियां, जो कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है या किसी का बाईपास, मतलब इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, या मेडिकल बोर्ड ने जिनको कहा है कि इनका स्वास्थ्य प्रति क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो उनको इस तरह का हमने कंसीडर किया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या किसी का कोरोना में डेथ हो गई है, तो उसके लिए कमेटी बनी है जो आए हुए हैं प्रकरण, उनका सम्यक विचार करके और जो अधिनियम से अच्छा। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसओ सुशील कुमार के नेतृत्व में एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें सल्ट क्षेत्र के अंतर्गत मरचूला, बवाली, काली गांव में के लोगों के बीच यह अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि लोगों के बीच जाकर नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही नशे के कारोबार को रोकने के लिए ग्रामीणों को सहयोग जानकारी देने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को नशा उन्मूलन हेतु पैम्पलेट दिए गए और तमाम स्थानों पर पैम्पलेट चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। तो आज हरिद्वार ग्रामीण के क्षेत्र गांव बुढ़ा खेड़ी में विशालय अजगर एक जंगली जानवर को अपना शिकार बनाया है, जिसकी सूचना पर अजगर को देखने को मिले ग्रामवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो आपको बता दें कि अजगर जो है वो देखने को मिला है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं खेतों पर भी फिलहाल अजगर देखने को मिला है, तो वहीं ग्रामीणों का भारी हुजूम देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि जंगली जानवर को अपना शिकार बना रहा था अजगर, जिसके बाद विशालय अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो खबरों फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।